तो चलिए बच्चों डिस्कशन करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इट इज द एनर्जी minimum energy required to remove electron from neutral gaseous atom. Gaseous atom in its ground state to make a cation in gaseous state. ठीक है ना? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना है आपको। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? न्यूट्रल गैसियस एटम से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और जो कैटायन बनेगा वो गैसियस स्टेट में बनेगा। ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर लिखना। कारण क्या है? हम जब किसी का कंपैरिजन करते हैं तो भीड़ में नहीं करते हैं कि भीड़ में 10-20 लोगों की भीड़ में कोई एक व्यक्ति बैठा है तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसका अकेले में बिहेवियर देखते हैं कि किस तरह से बिहेव करता है। ये बच्चा है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि भाई देखती हूँ कि बच्चा क्लास में किस तरह से बिहेव करता है, अकेला मिल जाएगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो उसका वो नेचर हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे तो कब करेंगे? अकेले में वो किस तरीके से का बिहेव करता है, जब उसको कोई नहीं देख रहा है तब वो कैसा बिहेव करता है। तो उसी को हम क्या कहें, उसी तरह से हम एटम के लिए भी यही फड्डा लागू करते हैं कि एटम अकेला हो। तो अकेला एटम हमें कहाँ मिलेगा? सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एटम पास पास होते हैं। लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है लेकिन ज्यादा है, एटम्स जो हैं वो पास पास रहते हैं। लेकिन गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो एटम एज फार एज पॉसिबल कितनी भी दूर हो सकते हैं। तो फिर हम इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम हैं इनको किस में मेजर करते हैं, देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं गैसियस स्टेट और न्यूट्रल स्टेट में। जब वो न्यूट्रल हो और गैसियस स्टेट में हो, यानी यही चीज डेफिनेशन में आपको ध्यान देने वाली है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? न्यूट्रल एटम हो और गैसियस एटम हो। फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू मेक ए कैटायन इन गैसियस स्टेट, यानी जो कैटायन बनेगा दैट विल आल्सो इन गैसियस स्टेट। ठीक है, इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं या इसी को आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, बट वो कब बोलेंगे? जब आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री में हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसकी यूनिट्स क्या होती हैं इसको मेजर करने के लिए? तो यूनिट होती हैं इसकी, फिजिक्स की बात करें, जब आप फिजिक्स में जनरली यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता होगा, पर केमिस्ट्री में इसका यूटिलाइजेशन कम होता है। बाकी तो साइंस में तो सब कुछ होता है ना। तो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं EV, ठीक है, V बड़ा बनाते हैं वो V, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एंड देन हम इसको नाप सकते हैं किलो कैलोरी पर मोल, और हम इसको नाप सकते हैं किलो जूल पर मोल, ठीक है। पर एटम भी नाप सकते हैं, अगर इसी जो ये वाली वैल्यू है पर मोल वाली, पर मोल में हम एवोगैड्रो नंबर का भाग दे देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 का, तो वो वैल्यू हमारी जूल पर एटम में भी निकल आएगी, ठीक है। तो अब आप यानी देखिए, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। सपोज हमारे पास एक एटम है A, हमने इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, जो भी दी, इसका नाम हमने रख दिया 1। क्यों रख दिया? क्योंकि अभी एक ही इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, A+ बना +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी खर्च हुई, जो एनर्जी खर्च हुई, उसको हमने नाम दे दिया IE1। IE1 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। देन दूसरा है B, सॉरी, अगर हमने इसी A+ में एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? कॉमन सेंस लगाइए और बताइए। एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2+ चार्ज बना। A2+ में और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एनर्जी का नाम हो गया IE3। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना था तो एनर्जी का नाम हो गया IE2। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब ये बन गया A3+ +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होता क्या है, IE1 is less than IE2 is less than IE3, यानी IE3 मैक्सिमम होती है। ध्यान दीजिए, IE3 मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है, दैट इज मैक्सिमम, और ये मिनिमम होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए समझो, मतलब नॉर्मल ट्रेंड है। इन जनरल इन जनरल ऐसा होता है कि IE1 इज लेस देन, या हम कहें IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE3, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। IE3 इज हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। एक ही बात है बच्चों, ध्यान दीजिए। यानी IE3 हाईएस्ट होती है, IE1 कम होती है। जनरल कंसिडरेशन ले तो, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ध्यान रखिए, नोट लगा लो। एक्सेप्शन आर ऑल्सो देयर। एक्सेप्शन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लें कि ऐसा होता क्यों है, IE3 हाईएस्ट क्यों होती है, कारण क्या है। दिमाग लगाइए। जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन उतने ही हैं। तो जितने प्रोटॉन थे वो मिलकर के अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यानी अगर हम A का कंपैरिजन करें और A+ का कंपैरिजन करें, इसको और इसको देखें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यानी जो इफेक्ट है न्यूक्लियस का वो बढ़ गया, या हम इसको कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो यह इस केस में A और A+ में क्या है, A+ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ये। तो अब हम जब A+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है।
तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए IE1 से IE2 ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई IE3 इज ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, ये वाई करके जब क्वेश्चन आएगा, ये भी A+ ग्रेड का इम्पोर्टेंट है। और इस पर जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी A+ ग्रेड के इम्पोर्टेंट हैं। इसको A++ तो इसको A++ मान करके चलिए। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यानी क्वेश्चन ये हुआ कि IE2 ज्यादा क्यों होती है IE1 से, या IE3 ज्यादा क्यों होती है IE2 से। तो दोनों में रीजन सेम है। यहाँ पर देखिए A+ से जब A2+ बन गया तो एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम हो गई और प्रोटॉन पहले जितने थे उतने ही हैं, तो फिर वो कम बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ खींचेंगे, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया। प्रोटॉन तो जहां जितने यहाँ थे उतने ही यहाँ है, उतने ही यहाँ है, लेकिन उनका असर इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए प्रोटॉन का इफेक्ट ज्यादा है, या हम कहें न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है, या हम कहें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, जितना यहाँ था उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, सिर्फ इसका इफेक्ट बढ़ गया। इफेक्ट क्यों बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। क्लियर हो गई बात। तो अगर ये पूछा जाए कि वाई IE3 इज ग्रेटर देन IE2, जवाब दे देंगे आप। वाई IE2 इज ग्रेटर देन IE1, ये भी जवाब देना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, 2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गए, ये आप लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या हो गया, वाई इन जनरल IE1 इज या IE2 इज ग्रेटर देन IE1 and IE3 is greater than IE2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या हो गया, सिंपल सा आंसर अभी बताया ना आपको, रिमूवल आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन number of electron decrease and number of proton remains same, so effect of nucleus increase, या effective nuclear charge increase in cation, so when second electron will be removed more energy will be required due to increase in effective nuclear charge, nucleus पे effect बढ़ने के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। चलिए 1-2 नोट बना ही लीजिए, लगे हाथ लिख लीजिए। क्या, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, नोट करके ऐसे लगा लीजिए। आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन द एटम चेंज इनटू कैटायन, यानी पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। सो इन द आयन the number of proton is greater than the number of electron decrease, while number of protons remains same, so the effective nuclear charge per electron increase, है ना।
so the effective nuclear charge per electron increase, hence more energy is required to remove second electron. ये कारण हो गया IE2 ज्यादा होने का IE1 से। ठीक है, अब यहाँ पे कई एक्सेप्शन भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगले पॉइंट भी हम इसमें नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो यही हो गया, क्या था, IE1 ये वाला, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, ये वाला फर्स्ट पॉइंट करके डाल लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, नोबल गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। कारण आपको समझ आ रहा होगा, यानी नोबल गैसेस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है, क्यों ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि नोबल गैस कैसी है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अनस्टेबल हो जाएंगी। इसीलिए अगर हमें उनमें से इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस से, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे करके, यानी जबरदस्ती छीन करके इलेक्ट्रॉन लेना होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, वो नहीं देना चाहेंगे, तो हमें उनसे इलेक्ट्रॉन छीनना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो नोबल गैसेस के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, noble gases have highest ionization enthalpy. ड्यू टू किसके कारण से, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं, क्यों चाहिए है? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे अगर हम, तो ये नोबल गैसेस की होगी। ठीक है, देन अल्कली मेटल की अगर हम बात करें, अल्कली मेटल मतलब देखिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की मैंने पढ़ाई है ना आपको, वो पढ़ा होगा तो आपके लिए कितना आसान हो गया। नहीं तो अल्कली मेटल क्या होता है आप सोचते रहो। हम कह रहे हैं अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। एक तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी ही नहीं पता है, ऊपर से अल्कली मेटल और नहीं पता है। तो बेसिक चीजें हैं, उनको जानकारी रखिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है ना। तो अल्कली मेटल हैव लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? अगर रीजन पूछ दिया जाए, देखिए यहीं पे अगर अपन ने वाई लगा दिया तो ये एक ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब आप लिख करके लाएंगे। देन एक यहाँ पर वाई लगा दिया तो ये भी ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन हो गया, इसका भी आप जवाब लिखेंगे। तो अल्कली मेटल्स हैव लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका कारण क्या है? बिकॉज दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, मतलब हाईली अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है अगर आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन हो तो फिर ये स्टेबल होना चाहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन एकदम फेंक करके स्टेबल हो जाएगा, यानी बिल्कुल कम एनर्जी में भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। तो वन इलेक्ट्रॉन जहाँ कहीं भी अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली अनस्टेबल, सो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन एंड कैन कन्वर्ट इनटू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बदल सकता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को इजीली दे देता है। तो ये क्वेश्चन दोनों हो गए जो आपको हमें करके जवाब भेजने हैं। चलिए बच्चों, डिस्कशन कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है, वेरिएशन इन ए ग्रुप इन ए पीरियड
कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। वेरिएशन इन ए ग्रुप एंड पीरियड वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप एंड पीरियड। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी है। 10th में आपने पढ़ा था ना, बढ़ती है, बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? कॉमन सेंस, लेफ्ट टू राइट तक क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़नी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन enters in the same shell, at the same time proton is also increased in the nucleus, but distance of nucleus from the valence electron does not increase in a same period, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने भी एटम है सेम पीरियड में है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल सेम रहेगा और उसी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द बैलेंस शेल डज नॉट इंक्रीज, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए लेफ्ट टू राइट। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा मतलब रिपल्सन बैलेंस शेल पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, so इलेक्ट्रॉन विल लॉस इजीली। इसीलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ये कॉमन सेंस की बात हुई, झंडू बाम वाली बात हुई कि मतलब आपने कॉमन सेंस से याद कर लिया, हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन कहाँ है? एक्सेप्शन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल ट्रेंड इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉर्मल ट्रेंड से एक्सेप्शन जहाँ पे आया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने एक बात तो समझ ली होगी, पहले हम लोग ये डिस्कस कर मतलब लिखते हैं कि इन पीरियड क्या ट्रेंड है वेरिएशन का, ठीक। तो इन पीरियड क्या हो रहा है? इन ए पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी increase on moving from left to right, ठीक है। रीजन आपको लिखना है, अभी मैं समझा दूंगी सारी चीजें, बट इसका रीजन आप लिख करके हमें भेजेंगे। क्या है कैसे है ये मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क। रीजन आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज क्यों होती है इन ग्रुप। हमेशा ध्यान रखो, 10th में भी मैंने समझाया था, पीरियोडिक टेबल में जब हम घूमते हैं तो जितना भी वेरिएशन वाला क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन, पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन, इस तरह से मूव करते हैं जब भी बताना होता है प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी decrease on moving down the group. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है। कारण क्या है उसका? रीजन आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम आपको एक कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं, झंडू बाम वाली, जो आपकी हर जगह लागू होगी। वो क्या है?
जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वेरिएशन होता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, वो दो चीजें हम आपको समझा रहे हैं। वही जब भी कहीं पर भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाए, आप अपना ये झंडूबाम यानी कॉमन सेंस निकाल करके, कॉमन सेंस यूज करके आप उसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये झंडूबाम वाली बात हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। दो चीजें ऐसे ध्यान रखो, एक कहानी समझा रहे हैं आपको एक राक्षस की, और वो राक्षस से आपको ये सारे वेरिएशन जो भी प्रॉपर्टीज के हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो ये सोचो कि पीरियोडिक टेबल में दो राक्षस रहते हैं, उन दो राक्षसों की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और ये दो राक्षस हैं जो पीरियोडिक टेबल में रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? पीरियड में घूमेंगे तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ग्रुप में घूमेंगे तो ऊपर से नीचे, दोनों राक्षस। और दोनों जब घूमते साथ साथ हैं, लेकिन जिधर भी घूमते हैं एक की ताकत बढ़ती है तो दूसरे की कम हो जाती है। ठीक है, पीरियड में ये दो राक्षसों के नाम पहले समझ लो क्या होते हैं। ये दो राक्षस हैं, एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दो राक्षस हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, यानी एक ताकतवर होगा तो दूसरा कमजोर हो जाएगा। तो पीरियड की अगर हम बात करें तो दो राक्षस कौन कौन से हो गए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वो तो आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाना। चार्ज उतना ही है बट उसका इफेक्ट बढ़ गया तो हम उसको क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि नया जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो सेम शेल में एंटर करता है, and the distance of nucleus from the valence electron does not increase, but at the same time proton is also increasing in nucleus। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन के साथ में न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ गया, बट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और है एक प्रोटॉन के कारण, तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड होता है, साथ में उसका इफेक्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज नॉट इंक्रीजिंग। इसलिए पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कौन सा राक्षस ताकतवर होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो राक्षस है वो ताकतवर होता चला जाएगा लेफ्ट टू राइट। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला राक्षस ताकतवर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा वाला राक्षस जो कि कौन सा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो पीरियड में बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम पड़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, यानी अगर हम एटम के साइज की बात करें तो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के नेगेटिव आयन मतलब पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी, यानी उसको हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इसी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन ले करके नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी, वो भी इसी पर डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो अगर आपने ये दो राक्षस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो भी वेरिएशन है आपको वहां कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आप बड़े आसानी से बस इतना एनालिसिस कर लो कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। अट्रैक्ट करके रखेगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। साइज की बात करें तो साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो पकड़ पकड़ के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात करें तो न्यूक्लियस पकड़ के खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन लॉस होने की टेंडेंसी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करें यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो न्यूक्लियस पकड़ के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो बाहर से आ रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो उसको भी खींच लेगा, या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। तो सारी प्रॉपर्टीज किस बात पर डिपेंड कर रही हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और किस पे डिपेंड कर रही हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। तो ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो हर जगह आपके यही जवाब फिट होंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर करके तो आप ये दो चीजों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो चलिए लिख लीजिए, ये दोनों तो रीजन आप लिखकर भेजेंगे, अभी मैं समझा रही हूँ वो समझ लीजिए, उसके बाद ये रीजन आप लिख करके हमें भेजेंगे। तो
चलिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, यानी हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, या अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर। एंड नंबर 2 क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आप ये कहानी भी क्या हमने आपको बताई, ये 2 राक्षस हैं, साथ साथ घूमते हैं हमेशा। पीरियड में जब हम जाते हैं, पीरियड में ये वाला ताकतवर होता है, पावरफुल इन पीरियड, है ना, पावरफुल इन पीरियड, इसकी शक्ति बढ़ती है, और जैसे जैसे इसकी शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे इसकी शक्ति कम होती है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो ये है पावरफुल इन ग्रुप ऑन मूविंग डाउन, यानी ग्रुप में नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी शक्ति बढ़ेगी ऑन मूविंग डाउन, ठीक है। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल इन पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जितना राइट हैंड साइड होगा उतना ज्यादा ये पावरफुल होता जाएगा। अभी ऐसे एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम की कॉपी में ऐसे नहीं लिखाना कि ये वाला राक्षस है पावरफुल है, ये वाला राक्षस है पावरफुल नहीं है, ऐसा उसमें नहीं लिखा जाता। उसमें आप प्रॉपरली स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है उसके बेस पर आप आंसर देंगे। बट आपको ये पूरी जितना भी प्रॉपर्टीज का वेरिएशन डिपेंड करता है वो पूरा इन दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए एक मेमोरी एड मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से याद कर लोगे, कभी आप भूलोगे ही नहीं। और आगे भी बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इन्हीं दोनों के बेस पर सॉल्व होंगे। तो पहले बस इन्हीं दोनों को मजबूत कर लो, बाकी सारी प्रॉपर्टीज का वेरिएशन कोई भी हो, चाहे बैलेंसी हो, चाहे मेटेलिक करेक्टर हो, चाहे नॉन मेटेलिक करेक्टर हो, चाहे साइज ऑफ एटम हो, एटॉमिक रेडियस की बात हो, सब इसी पर बेस है। अगर ये कैलकुलेशन आपका सही है तो वो सारी चीजें आप सही सही प्रिडिक्ट कर देंगे। तो रहीमदास जी वाली बात, एक ही साधे सब सधे, तो इसी को पकड़िए जिससे कि सारी चीज आपकी क्लियर हो जाए। तो अब इसी को हम अच्छे से एक तरीके से समझेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में बढ़ता क्यों है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आधी समस्या खत्म, ठीक है। तो पीरियड में हम बात करें, कोई भी पीरियड के एलिमेंट ले लेते हैं। चलो, हम ले लेते हैं फर्स्ट पीरियड। अगर हम देखें, फर्स्ट नहीं सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ली, बे, ब, क, ना, ओ, प, ने, ये वाले एलिमेंट हैं सेकंड पीरियड में। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, 4, 5, 6, इसका 7, 8 और 10, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखिए जरा क्या होगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिंपल वाला लिख रहे हैं, 10th वाला Kl वाला, K और L में लिथियम के K में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L में 1 होगा। यहाँ बात करें तो Kl 2 2, यहाँ बात करें 2 3, 2 4, 2 5, 2 7, 2 8, ठीक है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो देखिए थर्ड पीरियड में भी वही देखिए, थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? ना, मग, अल, सी, प, स, कल,
R, ये वाले एलिमेंट है। तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 16, 17 एंड 18। ठीक। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हुआ 281 यानी KLM। इसका हुआ KLM 282, इसका KLM 283, KLM 284, KLM 285, इसमें देखेंगे KLM 286, इसमें देखेंगे KLM 287, इसमें देखेंगे KLM 289। ठीक है, सॉरी 288। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं जब हम, ये बात हुई सेकंड पीरियड की और ये वाली बात हुई थर्ड पीरियड की। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, यहाँ एक और बढ़ गया, 2 हो गए, यहाँ एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया। ठीक है, यानी अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का तो यहाँ क्या हो रहा है? देखिए ये न्यूक्लियस है, ये K शेल है, L शेल है और M शेल है, KLM। यहाँ पर भी वही कंडीशन KL है, 2 शेल है बस। अब जो नया इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो इसी शेल में एंटर कर रहा है, यहीं पर नया इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, न्यू इलेक्ट्रॉन, और इसी शेल में एंटर करता जाएगा। डिस्टेंस डज नॉट इंक्रीज, है ना? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज। समझ में आ रहा क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि बैलेंस सेल सेम है, यहाँ से यहाँ तक आए उसी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, लेकिन जो न्यू प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में भी बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो भी बढ़ गया, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ा नहीं है न्यूक्लियस से। यानी लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाएंगे यही सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो कमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम सब शेल, सेम शेल में एंटर कर रहा है। सेम शेल, सब शेल नहीं कहेंगे, सब शेल तो कोई भी हो सकती है, सेम शेल में एंटर कर रहा है। कमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सेम शेल and distance of the nucleus from the valence shell does not increases. At the same time, proton is increasing in the nucleus, so effect of nucleus increase, that is effective nuclear charge increase. और effective nuclear charge increase होगा तो वो सारी किस किस चीजों पर इफेक्ट करेगा वो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो चलिए, रीजन क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला राक्षस पीरियड में ताकतवर क्यों हो जाता है? उसका कारण क्या है? जब आप 10th में थे तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल दे करके बताना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में बढ़ा क्यों, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखिए फिर रीजन बताइए। 11th में आपसे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा क्यों, लेकिन उसके बेस पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये पूछा जाए कि बढ़ा क्यों, तो आप इनमें से कोई कम से कम एक एग्जाम्पल लेकर के बता दीजिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, और उसके बेस पर फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यू इलेक्ट्रॉन, न्यू की जगह हम कमिंग भी लिख सकते हैं, न्यू लिखो या कमिंग लिखो, या न्यू कमिंग लिख लो, वो भी सही है। तो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स in the same
shell. ठीक है, तो the distance of electron from the nucleus does not increase, while at the same time प्रोटॉन इज ऑल्सो, क्योंकि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा। तो एट द सेम टाइम प्रोटॉन इज ऑल्सो एडेड इन द न्यूक्लियस। सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज, इसी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में यही अंतर है, इफेक्ट बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब क्लास में आप बैठे हो और हम सामने खड़े होकर के पढ़ा रहे थे और एकदम शांत बैठते हो, ठीक है, अब क्लास के जैसे ही पढ़ा करके हम बाहर निकलेंगे, आप इसका कॉपी छीनोगे, उसका पेन छीनोगे और बातें तो करोगे ही आपस में। ठीक है, हम जब क्लास में थे तब आप एकदम शांत बैठे हुए थे, जैसे हम क्लास के बाहर आए, यानी क्लास के बाहर आए इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया। अगर आप इलेक्ट्रॉन हो, मैं न्यूक्लियस मान लो, तो डिस्टेंस बढ़ गया, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा तो क्या हो गया, होल्ड कम हो गया, और वहां से थोड़ा और आगे आ गए, ठीक है, या क्लास को छोड़ करके हम फील्ड में आ गए, तभी क्या होता है, आप कहीं बेंच पे चढ़ करके कूदोगे, नहीं तो इसकी कॉलर पकड़ोगे, उसको पीटोगे, उसकी कॉपी छीनोगे, उसका पेन छीनोगे, कुछ नहीं तबला बजाओगे, हल्ला करोगे, गुल्ला करोगे, कुछ भी करोगे। ठीक है ना, हम भले बाहर खड़े हुए हैं, फील्ड में खड़े हुए हैं, लेकिन आप टीचर पर प्रेजेंट है, लेकिन बच्चे हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या हुआ, इफेक्ट कम हो गया है। वही सेम चीज अगर यहाँ पर ध्यान दे करके याद कर लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। यानी कि जब न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के इफेक्ट में है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाता है। इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, बैलेंस सेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से नहीं बढ़ रही है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन बढ़ा तब प्रोटॉन भी बढ़ा, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया, यानी न्यूक्लियस अब और जोर से होल्ड करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा इफेक्ट से खींचेगा, यानी अब उसका इफेक्ट और बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाना मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाना, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ जाना। नाउ न्यूक्लियस विल होल्ड स्ट्रांगली द इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि इफेक्ट बढ़ गया, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया या इफेक्ट बढ़ गया। ठीक है ना, so the coming the nucleus, so effect of nucleus, that is effective nuclear charge increases left to right। ये वाली बात हो गई लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होने की। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है द repulsion of intervening electron on the valence shell of valence shell या valence electron,
the repulsion of intervening electrons on the valence electrons in an atom is called as screening effect. इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझो, यहाँ पे दो नए शब्द आपने सुने या सीखे। ये है कौन सा? एक नया शब्द है, कहाँ गया? ये तो शायद आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 9th से पढ़ रहे हो। ये शब्द नया है कुछ लोगों के लिए, जो उड़ीसा गए होंगे उनके लिए, जो यहीं पर पढ़े हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। इंटरवर्निंग का मतलब क्या है समझो। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रह रहे हैं, ये शेल है एटम के बाहर, एटम के बाहर नहीं, एटम में शेल है। तो ये वाला जो शेल कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं? सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल कौन सा है? एटम में आउटर मोस्ट शेल जो भी है उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। पहला भी हो सकता है, आखिरी भी हो, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी हो सकता है। जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा एटम का वो वैलेंस शेल कहलाता है। फील्ड शेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो वैलेंस शेल कहलाएगा, ठीक है। ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन। एटम के बाहर कई शेल होते हैं, लेकिन वो शेल जिसमें कि न्यूक्लियस से चले अंतिम जो भी शेल मिले यहाँ पर लास्ट में जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, दैट इज वैलेंस शेल। अब उसके अंदर के जो शेल होते हैं ये वाले, इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे। इनका रिपल्सन जो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है वो कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, इन इलेक्ट्रॉनों का नाम है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। अभी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा आपको। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बाहर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इफेक्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा ये रिपल्सन होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा अंदर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन का देखो क्या क्या असर हो सकता है। ये जब इसको रिपेल करेंगे तो बैलेंस शेल को ऐसे दूर दूर भगाएंगे, रिपेल करके दूर दूर भगाएंगे। तो बार बार इनको धकेल करके रिपेल कर रहे हैं तो क्या होगा? एटम का साइज स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट का एटम के साइज पे क्या असर पड़ा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी पे क्या असर पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस होना है तो ये एटम को धकेल ही रहा है, इधर से ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के उसको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। यानी जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी घट जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी। एटम के साइज की बात की तो साइज बढ़ जाएगा। रटना नहीं है, कभी घट रहा है कोई चीज, कभी बढ़ रही है, आप रटोगे तो कभी नहीं याद कर पाओगे, है ना। इन दो के बेसिस पर, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बेसिस पर आपको सोचना है। सोचो कि जब ये रिपेल कर रहा है तो साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ये ऑलरेडी रिमूव कर रहा है, इसको मतलब क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो वहां से जो भी इसको खींचने आएगा तो उसको कम एनर्जी चाहिए। सपोज हम एक बॉक्स उठा करके अपनी तरफ खींच रहे हैं और पीछे से उसको कोई धक्का दे दे तो वो इजीली खिंच जाएगा ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये लोग इसको ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। साइज की बात, साइज बढ़ गया, एनर्जी कम लगेगी। अब अगर बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की, मेटेलिक कैरेक्टर हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी में इसका क्या योगदान होगा? पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी बढ़ा देगा, घटा देगा? बताओ, खुद से सोचो। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा, इजीली चला जाएगा मतलब मेटेलिक कैरेक्टर को इसका बढ़ा देगा, ये बढ़ाने में योगदान देगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेकर के लेने की टेंडेंसी। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का इसमें क्या योगदान होगा? इसका क्या योगदान होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को ये बढ़ा देगा, सॉरी घटा देगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लेना,
तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो घटा रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, रिपल्सन यहाँ ज्यादा है। जितने नंबर ऑफ, और स्क्रीनिंग इफेक्ट का असर क्या होता है, ग्रुप में क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप में बढ़ते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ग्रुप में बढ़ता है। तो ये दो राक्षस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पर इनका क्या असर, पहले तो ये कि कौन कब ताकतवर रहेगा ये याद रखो। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला राक्षस ताकतवर है, और सेम सेल में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला राक्षस ताकतवर है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज पे क्या असर करेगा, साइज को छोटा करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा देगा। मेटेलिक करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को गपकने की टेंडेंसी, मेटेलिक करेक्टर उसको इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी, मेटेलिक करेक्टर यानी पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी। तो पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी को कम कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के खींच रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम कर देगा, यानी नॉन मेटेलिक करेक्टर को बढ़ा देगा। तो इनका असर प्रॉपर्टीज पे पड़ता है। आप जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ें या पीरियड में पढ़ें, इन्हीं का असर पड़ता है। तो आप ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, तो पूरे जितने भी वेरिएशन हैं आपके, वहाँ आपको ज्यादा दिमाग लगा के रटने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट में अब हम कहते हैं कि इन पीरियड क्या होगा, इन पीरियड क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओवरवेज, ये शब्द याद कर लो, ओवरवे। ओवरवे मतलब भारी पड़ता है। पीरियड में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर भारी पड़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट घूमते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भारी पड़ता यानी मजबूत होता जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर भारी पड़ेगा। इन ग्रुप की बात करें तो इन ग्रुप क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन, स्क्रीनिंग इफेक्ट मूविंग डाउन पर इंक्रीज होगा। रीजन क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। Increase in number of cells, so repulsion of जितनी ज्यादा सेल होंगी उतना ज्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ठीक है, किसी भी ग्रुप में जाते हैं, जैसे सपोज हालिना के रब से फरियाद, हाली ना के, हा में क्या हो रहा है, यानी हाइड्रोजन में न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो 0 होता है प्लस प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बस घूम रहा है, यानी फर्स्ट सेल। लिथियम में क्या होता है, 3 होता है, 3 मतलब 2 और 1, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और 2 शेल। फिर सोडियम में आए तो 11 होता है इसका, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड 3 शेल, है ना। पोटेशियम में आए तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कितना होता है इसका 19, तो 2 8 8 1, ठीक है, इसका 2 8 1, इसका 2 1, इसका 1, यानी यहाँ केवल एक ही शेल है, के शेल है। यहाँ पर लिथियम में क्या हो रहा है, लिथियम में 2 शेल हैं, के एंड एल। सोडियम में के एल एम 3 शेल हो गई, के एल एम एन 4 शेल हो गई पोटेशियम में, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखिए, रटने का काम कम हो जाएगा, दिमाग पे प्रेशर कम हो जाएगा, केमिस्ट्री खुशी खुशी
आपके दिमाग में चली जाएगी और याद हो जाएगी, वोलेटाइल नहीं होगी, नहीं तो जितना भी रटोगे उतना कंफ्यूजन होगा। चलिए बच्चों, अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेप्शन है बेरिलियम और बोरोन में। बेरिलियम और बोरोन एक ही पीरियड में है, तो हम चलेंगे जब ली-बे-ब, तो होना क्या चाहिए था, आपने जो जनरल ट्रेंड पढ़ा है ऐसे है ना, ली-बे-बक नाउ फनी एक ही पीरियड में है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। लेकिन इन केस ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं, तो ये एक्सेप्शन हो गया, ज़्यादा किसकी है, बेरिलियम की है। तो क्वेश्चन है आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर बेरिलियम इज स्लाइटली हाई देन बोरोन, या बोरोन की और बोरोन इज स्लाइटली लेस देन बेरिलियम। ठीक है, तो इसका रीजन समझने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोरोन का। इसका है 4 एटॉमिक नंबर, इसका है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2, और इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस में हम देखेंगे तो है तो दोनों का सेकंड शेल, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है वो एस सेल, एस सबशेल से होना है, जबकि बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है वो पी से होना है। ठीक है, तो पी सबशेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, एस सबशेल न्यूक्लियस से थोड़ा पास है, यानी कि जो एस इलेक्ट्रॉन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा न्यूक्लियस का, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा होगा इन कंपैरिजन टू पी इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है इसलिए। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम एस सबशेल व्हाइल इन बोरोन द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम पी सबशेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम पी सबशेल, तो पी इलेक्ट्रॉन इज फार्दर या एस इलेक्ट्रॉन इज नियरर टू इन कंपैरिजन टू पी। पी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एस इलेक्ट्रॉन इज नियरर टू न्यूक्लियस एंड फेसेस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसीलिए ये रिमूव इजीली नहीं होगा, इसके कंपैरिजन में ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज एक्सेप्शनल। चलिए, इन बोरोन फॉर आयनाइजेशन द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम the electron is to be removed from the s subshell. बोरोन की जगह बेरिलियम कर लो यहाँ, क्योंकि एस सबशेल बेरिलियम। इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन इज removed from the s subshell while in boron the electron is to be removed from p subshell, since the s subshell is nearer to nucleus
So the attraction of nucleus is greater on s electron. So the s electron is attracted more towards nucleus than a p electron. So this is the reason of exception in beryllium and boron. Then next exception आया है, बहुत important है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, इसी में है, सेकेंड ग्रुप में ही हम पढ़ते हैं ना, ली बे ब क न ओ फ ने। एक और एक्सेप्शन मिल गया, सेकेंड ग्रुप में ही दो एक्सेप्शन हैं, एक बेरिलियम और बोरोन का मिल गया और एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिल गया, ये दो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन जितने आप पढ़ रहे हो इनमें से एक ना एक जरूर क्वेश्चन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या यूनिट टेस्ट जो भी है आपके टेस्ट, उनमें जरूर कोई ना कोई एक एक्सेप्शन आपसे पूछा जाना है, ठीक है। तो चलिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या हो गया, ज़्यादा होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, लेकिन है नहीं, एक्चुअल में नाइट्रोजन की ज़्यादा है, या ग्रुप 15 के हर एलिमेंट की ग्रुप 16 के हर एलिमेंट से ज़्यादा होगी अपने अपने पीरियड में, करस्पॉन्डिंग पीरियड। 15 एलिमेंट हैज greater ionization enthalpy than corresponding 16 group element in their period, ठीक है। तो चलिए इसका रीजन भी खोजते हैं, इसका रीजन भी कहाँ मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ऐसा पूछा जाए कि भाई ग्रुप 15 एलिमेंट by group 15 element has higher ionization enthalpy than corresponding group 16 element in the period। या फिर यही क्वेश्चन डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया या जनरल क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ या पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ, तो क्या हुआ कि भाई नाइट्रोजन है ग्रेटर या हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, ठीक है। रीजन क्या होगा, रीजन ढूंढिए इसको, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7n 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, नाइट्रोजन के P में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के P में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो कारण हैं, एक तो ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया क्योंकि हाफ फिल्ड P सबशेल है, इसके कारण। दूसरा एक रीजन ये हो गया कि यहाँ पर एक P में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ऑक्सीजन के एक P में Px में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इनके रिपल्सन के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो गया, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, उसी के कारण क्या हो गया, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। A+ ग्रेड का क्वेश्चन है, ये बोरोन वाला भी, ये भी, और ये नाइट्रोजन वाला भी, दोनों ही क्वेश्चन A ग्रेड के हैं, दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आता ही आता है। दो और अभी एक्सेप्शन हम बताएंगे, वो भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आना है एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो रीजन क्या हो गया,
नंबर 1, नाइट्रोजन इज in nitrogen electronic configuration is extra stable due to half filled p sub shell. दूसरा, in case of oxygen 1 p orbital has paired electron. The repulsion in these electrons, the electron configuration become unstable. ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया और ये उसी के कंपैरिजन में कम स्टेबल हो गया. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन. ये ग्रुप में जो लेफ्ट टू राइट जाकर के बढ़ती है उसमें ये 2 एक्सेप्शन मिले हमको सेकंड ग्रुप में. बस 2 ही एक्सेप्शन आपको पढ़ने हैं. एक्सेप्शन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट में भी मिलेंगे, बट वो सब आपको नहीं पढ़ने, आपको ये 2 पढ़ने हैं एक्सेप्शन. चलिए और एक्सेप्शन की बात करें हम तो और भी एक्सेप्शन है यहाँ पर. चलिए ले लेते हैं हम लोग. एक्सेप्शन नहीं है, हम इसको बोलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक्सेप्शन ना कहकर. तो यहाँ पे रीजनिंग इसी से रिलेटेड आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया दिमाग वाले क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम को कंपैरिजन करते हैं, मतलब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन करिए आप फर्स्ट IE या ऐसे हो गया क्या IE1 और मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम बट IE2 of magnesium is lesser than sodium. या फिर इसका उल्टा लिख दिया कैसे, but IE2 for sodium is greater than IE2 of मैग्नीशियम. यानी पहले क्या हो रहा था, मैग्नीशियम की IE ज्यादा थी, IE1 तो मैग्नीशियम की ज्यादा है, लेकिन IE2 सोडियम की ज्यादा क्यों हो गई, ये क्वेश्चन आया. ठीक है, लगाओ दिमाग लगाओ, क्यों हो गई. IE1 यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सोडियम एंड मैग्नीशियम. सोडियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर है कितना 11, तो कितना हुआ 2 8 1, और मैग्नीशियम का कितना है 12 यानी 2 8 2. अभी के कंडीशन में ये कैसा है, चाहे हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिख लें, क्या 1s2 2s2 2p6 3s1, इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2. ठीक, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों में सही है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ 2s2 2p6 रह जाएगा, या फिर एक ऐसे देख लो कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा 2 8, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी S में आएगा, यानी फर्स्ट IE1 लगा करके हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो ये बन गया 11 Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। इसमें से IE1 लगा देंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, ये बन गया 12 Mg2 प्लस। जैसे ठीक है, इसकी कंडीशन क्या हो गई, 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया, Mg2 प्लस Mg प्लस 1 Mg एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। क्लियर पिक्चर समझ में आ रही होगी आपको। अब यहीं से अगर सोडियम का एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होना हो तो प्लस IE2 लगाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम Na2 प्लस बनेगा, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 7। और यहाँ पर IE2 लगाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। देखिए, इस केस में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है। और मैग्नीशियम की ज़्यादा क्यों है, IE1 सोडियम की IE1 से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम का S फुलफिल्ड है, S फुलफिल्ड है यहाँ पर, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाकर के स्टेबल बन रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कम में ही दे देगा। ठीक है, कम एनर्जी में ही दे देगा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसने इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल हो गया। IE1 इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है S में से 3S में से, 3S में 2 इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये कम है। सेकेंड केस में क्या हुआ, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एक्वायर्स 2 8 यानी स्टेबल स्ट्रक्चर। अब टू रिमूवल फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन a high amount of energy will be required because it sodium plus Na plus acquiring noble gas configuration, while in case of magnesium plus के केस में ये highly unstable configuration है, Mg plus is a highly unstable configuration because 2 8 1 electronic configuration. So in very less amount of energy it will give 1 electron and convert into stable electronic configuration 2 8 यानी Mg2 plus. अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन इज ग्रेटर, या सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A+ ग्रेड का है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क के लिए वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला, बेरिलियम एंड बोरोन वाला भी 3 मार्क्स में ये कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन एक और एक्सेप्शन बचा है हमारे डिस्कशन के लिए। अगर हम कंपैरिजन करें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, ये आपको आंसर जवाब देना है कि इन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम विच एलिमेंट हैव अपने कॉमन सेंस से बताइए आप, विल हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कौन सा एलिमेंट की ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, कौन सी वाली, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है,
सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम में और मैग्नीशियम में किसकी ज़्यादा होगी? बताइए। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? ना मग अल 11, 12, 13, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का हो गया क्या 2, 8, 3। मैग्नीशियम का हो गया 2, 8, 2। और अगर 1:2, 2:2 के कंपैरिजन में देखें तो ये हो गया 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। ये हो गया 1:2, 2:2, 2p 6, 1:2, 2:2, 2p6, फिर 3:2 एंड 3p। अब ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आ रही होगी, है ना। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका, पहले तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम बात कर रहे हैं सेकंड की। तो सेकंड किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है? यानी जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे यहाँ से तो बन जाएगा Al+। जब बन जाएगा तो वो हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। Al+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? Mg+ का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। ठीक, ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हुई। फर्स्ट आईई की बात हुई, है ना। तो फर्स्ट का तो हमसे पूछा नहीं गया, अभी हमने आपसे पूछा सेकंड का। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आप लगाओगे यानी IE2 यहाँ लगा दोगे तब क्या होगा कंडीशन? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, तो ये तो हो गया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देन सेकंड इलेक्ट्रॉन विल, मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये हाईली अनस्टेबल है। और एल्यूमिनियम के केस में है आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो ये स्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद। और ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा, पहले अभी स्टेबल है। तो स्टेबल से अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा हो जाएगी सेकंड, है ना। क्योंकि दूसरा एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट इज बिकम हाईली स्टेबल एंड इट बिकम अनस्टेबल। तो मैग्नीशियम दूसरा इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे देगा, कम एनर्जी में ही दे देगा, लेकिन एल्यूमिनियम दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। एक और प्रॉपर्टी के वेरिएशन का ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। इसको EG से डिनोट करते हैं। EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी डेल्टा HEG, है ना। तो डेल्टा HEG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, बशर्ते कि कौन सा एटम हो वो, न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है ना। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन ए न्यूट्रल गैसियस एटम टेक और रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू मोनो या यूनी नेगेटिव आयन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कंडीशन जरूर याद रखिए
चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, दोनों में ही जो प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं, कब मेजर कर रहे हैं, न्यूट्रल गैसियस एटम, ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। टू फॉर्म, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, द change in enthalpy when a neutral gaseous atom accepts one electron and form a monovalent मोनोवैलेंट का मतलब क्या हुआ, सपोज कोई भी गैसियस एटम है और एक नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है ना, मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन, या एक माइनस चार्ज वाला आयन बनाए, ठीक है। और वो भी आयन कैसा होना चाहिए, गैसियस एटम ले रहे हैं तो आयन भी कैसा होगा, गैसियस आयन। चेंज इन एंथैल्पी व्हेन ए न्यूट्रल गैसियस एटम, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ये कंडीशन ध्यान दो, न्यूट्रल हो, गैसियस हो और एटम हो। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव गैसियस आयन, है, या मोनोवैलेंट का मतलब हुआ एक वैलेंसी वाला गैसियस आयन बनेगा। फॉर एग्जांपल x + 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू x माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या Eg ये कितनी हो गई आपकी, नेगेटिव वैल्यू, मतलब जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ हम इसको कह सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू Eg। जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई प्लस या माइनस साइन नहीं लगाया है कि डेल्टा H पॉजिटिव होगी या डेल्टा H नेगेटिव होगी। अगर डेल्टा H पॉजिटिव हुई तो हम कहेंगे एनर्जी खर्च होगी, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर डेल्टा H नेगेटिव हुई, इसका मतलब ये हुआ कि वो एटम इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है और एनर्जी भी साथ में दे रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी एक्सोथर्मिक। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है, एटम के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी may be positive or negative depending upon the atom. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल हमने ले लिया, तो मेटल को अगर हम इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो मेटल नहीं लेगा, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। अब ये उसकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन देने की है और हम उसको दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो मेटल तो नहीं लेगा। अगर हमें मेटल को इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा तो फोर्सफुली देना पड़ेगा, यानी जबरदस्ती देना पड़ेगा। अगर जबरदस्ती देना पड़ेगा मतलब हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे डेल्टा H Eg क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, यानी एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। नॉन मेटल यानी भिखारी, उसको हमेशा जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा निगेटिव होगी। जो जितना बड़ा भिखारी होगा, यानी जितना बड़ा नॉन मेटल होगा,
जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेल्टा एच ईजी की नेगेटिव वैल्यू होगी। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि जिसकी गर्ज होगी वो किसी भी कीमत पे उस चीज़ को लेगा। सपोज आपके यहाँ कोई बीमार है और आपको एक छोटा सा पैरासीटामोल चाहिए, लेकिन पूरे मार्केट में पैरासीटामोल नहीं है, तो अगर मेडिकल स्टोर वाला आपको वो एक पैरासीटामोल की गोली 100 रुपये में भी देगा तो आप ले आएंगे, क्योंकि आपको अपने यहाँ जो भी पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है तो उसको देना ही है, ये समझ लो। ऐसा ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले जो भी एलिमेंट हैं उनको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत होती है टू बिकम स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन ले करके वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उनको किसी भी कीमत पर मिले। यहाँ एटम और मॉलिक्यूल में कीमत क्या है? एनर्जी की कीमत होती है, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो तुरंत एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनके लिए कैसी होगी? नेगेटिव वैल्यू में होगी। जिनको ज़रूरत नहीं है उनको अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे वो नहीं लेंगे, तो उनके लिए हमें फोर्सफुली देना पड़ेगा, तो उनके लिए कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली मतलब लॉजिकली आप सोच करके आंसर निकालेंगे तो आपका सही निकलेगा। जैसे अगर हम नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनको तो इलेक्ट्रॉन की एकदम ज़रूरत नहीं है और आप उनको इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले करके नेगेटिव चार्ज वाले आयन बन जाएंगे और अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं लेंगे। तो अगर हम उनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी उनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। यानी उस समय जो भी एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच ई जी वो कैसा होगा? पॉजिटिव वैल्यू में होगा। पॉजिटिव वैल्यू मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये डिपेंड करता है किस पर? एटम का नेचर कैसा है। अगर मेटल है, मेटल की भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, यानी हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। नोबल गैसेस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी क्योंकि उनकी वो पहले से स्टेबल है, उनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन वो देंगे। यानी अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उनकी हाईली पॉजिटिव होगी, क्योंकि उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें फोर्सफुली निकालना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो नोबल गैसेस के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाईली पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाईली पॉजिटिव होगी, क्योंकि नोबल गैसेस एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे भी नहीं। अगर आप उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हाई एनर्जी चाहिए, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी है ना, खर्च करनी पड़ेगी, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली बात, इलेक्ट्रॉन वो लेंगे भी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी हमें फोर्सफुली देना पड़ेगा, ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, यानी एनर्जी खर्च करके देना पड़ेगा, यानी डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे मन में सोच करके आप क्वेश्चन के जवाब निकालेंगे तो आपके हमेशा सही निकलेंगे जवाब, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल ट्रेंड की हम बात करेंगे तो अभी देखते हैं और डिस्कस करते हैं, उसको बताएंगे। तो ये वाली बात आप समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की पॉजिटिव भी हो सकती है, किसी भी नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव किसकी होगी? जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, जैसे मेटल की पॉजिटिव होगी और आपके नोबल गैसेस हैं उनकी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव किसकी होगी? जिसको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है इस काय के लिए? स्टेबल होने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होना चाहता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और जो जितना ज़्यादा सख्त ज़रूरत है उतना ज़्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर ग्रुप में बात करें तो पूरे जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर पीरियड में हैलोजन्स की सबसे ज़्यादा होगी। और हैलोजन में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे घटता है। अभी आपने पढ़ा था ना राक्षस वाली बात, उसमें तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घटती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे घटेगी। कॉमन सेंस से आप यहाँ पर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको सोचना है, रटना नहीं है, रटेंगे तो जरूर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किसकी होगी? जिसको गर्ज है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। किसको चाहिए? ग्रुप 17 एलिमेंट को चाहिए इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो सकता है। ग्रुप 16 एलिमेंट को चाहिए क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो सकता है। ग्रुप 15 एलिमेंट को चाहिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो सकता है। ठीक है ना। इसमें सबसे जल्दी स्टेबल कौन हो जाएगा, मतलब अगर तीनों एक लाइन में खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, अपना कॉमन सेंस लगाओ। एक एलिमेंट ग्रुप 16 का है, एक 17 का है और एक 15 का है। उनमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेकर के जल्दी स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मिलना आसान है, तो ग्रुप 17 वाला एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितनी भी एनर्जी रिलीज कर देगा, यानी 16 ग्रुप से ज़्यादा 17 वाले ग्रुप की नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होगी और 16 वाले की नेगेटिव वैल्यू 15 वाले से ज़्यादा होगी, क्योंकि 15 वाले को 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, जबकि 16 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो रहा है। तो वो 2 कहीं से भी लेके ज़्यादा एनर्जी में, यानी ज़्यादा डेल्टा एच ईजी उसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी, ज़्यादा एनर्जी देके फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा। जैसे आप बाजार में निकलते हो मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, एक ही सामान है और खरीदार 2 हैं, तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वो जल्दी से दौड़ करके ज़्यादा पैसे दे करके खरीद लेगा और कोई मोल भाव भी नहीं करेगा। ठीक है ना। तो वो इस तरीके का, वहाँ से अगर आप अपना डेली लाइफ से जोड़ करके इसको देखेंगे और याद करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ये बहुत छोटे छोटे टर्म हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना भी पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन होता है प्रॉपर्टीज का, इन्हीं के कारण होता है। ये छोटे छोटे टर्म, और एक दूसरा क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये छोटे छोटे टर्म अगर आपको क्लियर है तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, क्योंकि रीजनिंग की पावर इन्हीं से डेवलप होती है। जितना अच्छा ग्रेस्पिंग आपने इन चीज़ों की होगी उतना अच्छा आपका रीजनिंग होगा। और रीजनिंग 15 नंबर का आता है 12th में, और अभी भी आपका आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट में भी रीजनिंग है। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सब में भी बहुत अच्छी रीजनिंग है। रीजनिंग एबिलिटी आप में तभी आएगी जब चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा, रटा नहीं होगा। अगर आपने ऐसे रट लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव होती है, सीधा सीधा रट लिया, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप उसका पहले बेस समझिए और उसके बाद आंसर देंगे एनालिसिस करके, तो आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो गई, तो अब हम 17 ग्रुप की बात करें। अभी हमने जैसे बताया था वही नोट लगा करके लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने बताया अभी कि मे भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव किसकी होगी, जिसको ज़रूरत होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, सबसे बड़े भिखारी पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया ना भिखारियों की, नॉन मेटल मतलब भिखारी। तो सबसे बड़े भिखारी कहाँ रहते हैं, 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 सबसे बड़े भिखारी हैं। वो किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एनर्जी रिलीज कर देंगे, यानी उनकी जब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे डेल्टा एच नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है। तो ग्रुप 17 की नेगेटिव होगी। लिखिए एग्जाम्पल, ग्रुप 17 एलिमेंट्स have very high negative electron gain enthalpy. मतलब 17 ग्रुप की, जितने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप हैं 18 ग्रुप होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 की होगी, क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी कीमत पर एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है। इन सारे भिखारियों में, यानी 17 ग्रुप में, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, इन सारे भिखारियों में सबसे बड़ा भिखारी कौन होगा, जो सबसे बड़ा भिखारी होगा वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देगा। तो वो डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ऊपर वाला की ज़्यादा निगेटिव होगी और नीचे वाले की, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, तो नीचे वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी। नेगेटिव वैल्यू तो रहेगी बट नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो एक्सेप्शन क्यों है, क्या है,
वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज, कारण क्या है, दे कैन अटेन noble gas structures by gaining one, इतना देखना है, अपने आसपास की चीज़ों से केमिस्ट्री को कोरिलेट पढ़ोगे तो आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा और आप भूलोगे भी नहीं। ऐसे आप याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, कि जिसको ज़रूरत है वो तो किसी भी कीमत पर लेगा उसको, ठीक है ना। वैसा ही एटम्स और मॉलिक्यूल में भी हो रहा है, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन में जो स्टेबल हो सकता है, वो किसी भी कीमत पर ज़्यादा एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन यानी कि ले लेगा। देन नेक्स्ट है नोबल गैसेस की बात, जो अभी हमने समझाई थी आपको, दूसरी है लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। रीजन, क्योंकि एक्सेसिबल ऑलरेडी होते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर इन नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। यानी नेक्स्ट एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं इसको, नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। आप समझ के उसको समझ ही ना पाओ, ज़्यादा थोड़ी क्लिष्ट हो गई भाषा, तो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लीडिंग टू ए वेरी हाई अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इससे क्या होगा, ए वेरी हाई अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना आउटर मोस्ट शेल में। बच्चों, अगर हम इन जनरल वेरिएशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करेगी, तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। क्यों बढ़ती है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सा राक्षस भारी पड़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे मजबूत हो जाएगी और न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली पिक कर सकता है, ले सकता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट पहले से तैयार कर रखे हैं तो आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हो, जवाब दे सकते हो। बस इतना याद रख लेना कि यहाँ पर कोई चीज़ अगर एक्सेप्शनल है तो उसको अलग से आपको नोट डाउन करके रखना है, बाकी जो चीज़ें नॉर्मल हैं, कॉमन सेंस वाली हैं, उनका जवाब आप इजीली दे सकते हो। कि जैसे लेफ्ट टू राइट गए तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। जल्दी लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की जैसे जैसे टेंडेंसी बढ़ती है वैसे वैसे निगेटिव वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो देखिए अब आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। हाँ, इन जनरल in a period. Electron gain enthalpy becomes more and more negative on moving from left to right in a पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर से मोर नेगेटिव होती जाएगी। कारण क्या है, कारण है इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, कौन सा राक्षस बढ़ता है, बस वही रीजन आपको बता देना है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases due to decrease in atomic size, या हम कह सकते हैं and because on moving left to right the effective nuclear charge increases and atomic size decreases। साइज छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसीलिए साइज छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पकड़ पकड़ के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना, तभी तो साइज छोटा होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया, तो कमिंग इलेक्ट्रॉन, जो भी नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ लो, ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल गैसियस एटम के द्वारा यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। यानी जहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखी है वहीं पर इस तरह से बना लो डायग्राम, जिससे आपको याद रहे कि ये न्यूट्रल गैसियस एटम है और न्यूट्रल गैसियस एटम अकेला एक एटम है, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। उस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, क्योंकि अभी आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब दोनों पढ़ लेंगे तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगी। इसीलिए बहुत ध्यान से ये डायग्राम भी याद रखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से आ रहा है एटम में, बाहर से आ रहा है, बाहर से एटम को रिसीव करना है एटम को, ये वाली टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। और अगर इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो x+1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू x माइनस ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा H Eg कहलाएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डायग्राम से ये याद रखो आप कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ठीक। ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की क्षमता, उसकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगी हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी, ठीक। और एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है। अंतर क्या है दोनों में? सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जहाँ निगेटिव है वहाँ हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई, यानी पॉजिटिव वैल्यू। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ साइन का अंतर है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी उसकी क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा है उसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। केवल अंतर इतना है कि वो पॉजिटिव साइन में होता है। तो जहाँ कहीं भी हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। दोनों टर्म में डिस्कस करने के बजाय हम आपको एक टर्म बता रहे हैं, बात दोनों एक ही है। ठीक है, और इसके दोनों में क्या अंतर है हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पूरा डिस्कस करेंगे, उसको आप ध्यान से तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए इन ग्रुप में क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative as we move down in a group. रीजन क्या हुआ, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, रिपल्सन की टेंडेंसी बढ़ गई। अभी ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अब वो उतनी इजीली न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाने से जो शेल्स में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी। नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाएगी। पीरियड में अगर हम बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भाषा में बोलेंगे तो लेफ्ट से राइट गए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गई। ठीक, तो as we move down in a group, no number of shells increase and in screening effect increasing, so effective nuclear charge decreases and electron gain enthalpy value becomes less negative। ठीक है,
या फिर हम दूसरी भाषा में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भाषा में कहें तो हम इसी को क्या कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, एक ही बात है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो रही है, एक ही बात है। ऐसे यहाँ पर देखें, बिकॉज मोर एंड मोर नेगेटिव जहाँ लिखा है वहाँ पे आप इस तरह से एक रिमार्क लगा लीजिए कि, और इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अभी आपने दो चीजें समझी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही चीज है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आपने पढ़ी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे एटम में से तो हमें एनर्जी खर्च ही करनी पड़ेगी। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और हमें एनर्जी मिल भी रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को वो हमेशा ही अट्रैक्ट करेगा। तो हमें जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है यानी रिमूव करना है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, यानी हमको एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से निकलेगा। तो अगर आपसे पूछा गया आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अंतर क्या है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव क्यों होगी उसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी। अगर एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर एटम को मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव है यानी स्टेबल है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नहीं चाहेगा, उस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ये बेसिक डिफरेंस है आपका जब भी ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन